सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। राकेश गुप्ता जी से हम बात कर रहे हैं जो कि कल इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं एज ए प्रधान। और राकेश गुप्ता जी 2 टेन्योर प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2014-2017 में। इनके टेन्योर की क्या क्या अचीवमेंट्स थी आज आपने हमारे सुबह वाले वीडियो में देखा। अब हम वो बात पूछने लगे हैं जो हमेशा राकेश जी पर एलिगेशन लगता है, और देखते हैं आज राकेश जी से क्या जवाब देते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी। आप ना इलेक्शन नहीं करवाते, ये हर बार सुनने को मिलता है कि राकेश जी जब भी प्रधान बने हैं तो इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाते, खुद ही कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आशीष जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मेरा विपक्ष भी इस चीज़ का प्रचार बहुत कर रहा है, तो आज समय आ गया कि मैं सच्चाई मेंबर्स तक पहुंचाऊं, क्योंकि सच्चाई इफेक्टिव होती है और झूठ के पाँव नहीं होते। मैं पहली बार जीत के आया 2014 जून 21। मेरे प्रतिद्वंदी इससे पहले भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और मैं पहले उनको पूछना चाहता हूं कि आपने 2014 में 30 अप्रैल जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेडलाइन इलेक्शन की, उसको क्रॉस करके 21 जून कड़कती हुई गर्मी में इलेक्शन क्यों कराया। अब आज ये बात, जो मैंने पहला इलेक्शन कराया 2017, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन वो ड्यू था 30 अप्रैल को, मैंने कराया फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मैंने 2 महीने का कार्यकाल कम किया, और मैंने जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी 2018 में की, जो अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी बताया कि कोर्ट केस की वजह से रह गई, तो मैंने उसमें भी लिखा था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, क्लोजिंग का प्रेशर नहीं होता हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री पे, तो आई थॉट कि वो बेस्ट टाइम है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो 2019 में इलेक्शन होना था, ये सारे हम आपके माध्यम से मैं अपने मेंबर्स जो चैम्बर के उनको खास कर बताना चाहता हूँ, जो मेरे टाइम के ऑफिस बेरर से आज भी वो 2 लोग प्रेजेंट टीम में हैं। और ख़ासकर मैं एक शख्स का नाम ज़रूर लूँगा, राजीव गुप्ता जी, जिनको हम प्यार से काका भी बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत प्यार था हमारे में, बहुत अच्छा वक्त निकाला हमने। वो इस चीज़ का जवाब दे कि वो इलेक्शन क्यों नहीं हुई। 2018 में 19 की इलेक्शन से पहले दिसंबर में एक फ़र्स्ट टाइम 25 साल में जनरल हाउस होता है होटल रेडिसन में, 800 लोग शिरकत करते हैं, वीडियोस हमारे पास पड़े हुए हैं। वहाँ पे डिसाइड हुआ कि क्लब प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया था, जिसमें 5.5 करोड़ की फंडिंग में मेंबर्स की आई, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो आप एक्सटेंड कीजिए टर्म। अकॉर्डिंगली मैंने इन्हीं ऑफिस बेरर से बात की अपने टीम के साथ, जो आज भी 2 लोग बैठे हैं, खासकर राजीव जी। तो उन्होंने बोला जी इलेक्शन आगे कर दो। मैंने हालांकि बोला उनको करवा लेते, कहते नहीं, लोगों ने बोला है क्लब प्रोजेक्ट बनाइए तो आगे कीजिए। अकॉर्डिंगली हमने मार्च के महीने में 2019 में एक्सेलशर में पूरा नोटिफिकेशन दिया, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ कि राजीव जी अच्छे दिनों को याद करें जो हमने इकट्ठे बिताए हैं, और इस चीज़ पर कम से कम सामने आके मीडिया में सच बोलें कि इलेक्शन क्यों नहीं हुई उस वक्त। और ऐसा क्या हुआ कि जब मेरे विपक्ष ने मेरे पे एक केस किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ चैम्बर को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रह गई, क्लब प्रोजेक्ट रह गया, तो ये विपक्ष के साथ कैसे जुड़ गए? क्या डील हुई इनकी गवर्नमेंट के साथ या विपक्ष के साथ? इनको सच्चाई बतानी चाहिए। ओवरनाइट क्या हुआ, जब ये मेरे साथ पहले कोर्ट में मेरे साथ थे और साथ ही इन्होंने पलटी मार दी, कुछ तो दाल में काला है। तो मेरे ख्याल से ये इस बात का जवाब दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वीडियो शॉट्स हमारे पास आज भी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने की थी, उसमें मैंने डिफ़ाइन किया था 365x2 टेन्योर, और उसमें लिखा था जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा, इलेक्शन नहीं कराएगा, बैंक अकाउंट्स ऑफ चैम्बर सीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा स्पष्ट जवाब है, जिसको वेरीफाई करना कर सकता है। जेडीए की कंप्लेंट का भी बड़ा एक मतलब सवाल उठाया जाता है कि जेडीए की जो कंप्लेंट थी उसका क्या पूरा माजरा है, क्या ये पूरा मामला है? आज आपने कटहरे में खड़ा किया है, और मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, इसलिए कामयाब रहता हूं। जेडीए की ये कंप्लेंट वायरल करते हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या है मैं बताता हूं आपको। मेरे प्रतिद्वंदी जो आज हैं, इनके बड़े भाई साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, मेरे ख्याल से 98 या 99 की बात है। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया
एग्जिस्टिंग चैम्बर हाउस के साथ, जो 3 साल पहले तक स्ट्रक्चर ही था, वो उन्होंने मैप अप्रूवल नहीं कराया, और अप्रूवल करवाते कैसे, लीज ही चैम्बर के नाम नहीं थी। तो आज मैं अरुण गुप्ता जी को पूछता हूँ, वो मीडिया में आके बताएं, क्या आपने उस वायलेशन की, कुछ साल पहले अपने कार्यकाल में 9,75,000 रुपये वायलेशन फ़ीस भरी या नहीं भरी? अगर वो बोलेंगे नहीं भरी है तो वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। देखिए, बार बार खत इनको मैं लिखता रहा, जब कोई सुनता नहीं। अब मुझे पता था कि ये दोबारा नक्शा पास किए बिना कुछ करने लगे हैं, और साथ ही क्लब प्रोजेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें 50 लाख रुपए जीएसटी का मेरे मेंबर्स का नुकसान हुआ, और वो 3 साल के बाद पैसा उनको वापस दिया इस टीम ने। तो मैं फर्दर नुकसान से बचाना चाहता था। 9,75,000 रुपये इन्होंने पेनल्टी दी, ना किसी मेंबर को पता है, ना एग्जीक्यूटिव से पास करवाया, और मेरी कंप्लेंट की वजह से इन्होंने नक्शा पास करवाया, और मैंने उसको फर्दर परसू नहीं किया, क्योंकि अगर मैं परसू करता तो उसमें कुछ अधिकारी भी सवालिया निशान में थे जेडी में, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी की नौकरी जाए। ये स्पष्ट मेरा जवाब है, कोई भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है, और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। और इसके साथ आपको वीडियोस भी मेरे मेंबर्स को शाम तक कुछ मैं शेयर करूँगा 2018 के। तो इसके पीछे ये राज था कि मैं चैम्बर को डैमेज नहीं होते देख सकता था। ये जो मेजर 2 सवाल हैं, इसी के ऊपर जो है ज़्यादातर आप पे बात रखी जा रही है। तो अब हम ये मान के चलें कि जो इलेक्शन नहीं करवाना, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुर्सी से बड़ा प्यार है। देखिए, मंगोल एम्पायर सबसे बड़ी रही, उससे पहले रोमन एम्पायर रही, आज किताबों में नाम है। कुछ ऐसा कर जाएं कि पीढ़ियां याद रखें। ये इनकी एलिगेशंस बेबुनियाद हैं। ये मेरे साथ सेक्रेटरी जनरल भी रहे हुए हैं, और मैं इनकी काबिलियत को अच्छी तरह जानता हूँ। ट्रेड और इंडस्ट्री को मार पड़ती है जब माहौल ख़राब होता हो, और जम्मू कश्मीर में ये रोज़ का फीचर था, या आप 19 से पहले की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जब ये सेक्रेटरी जनरल रहे, जब वैसे हालात बनते थे, चाहे वो 2015 में हालात ख़राब हुए तो ये पतली गली से निकल के मुझे अकेला श्रीनगर में जाना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। 2016 में वर्स्ट हालात थे, राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग थी कश्मीर में, तब भी ये पतली गली से निकल के, बाकी टीम के मेंबर्स मेरे साथ गए। और मेरे अगर टीम मेंबर सुन रहे हैं उस वक्त के 2016 के, तो ये सच्चाई है। ये आप मीडिया में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो इनका काम है सर षड्यंत्र करना, झूठ फैलाना, और उसी झूठ की वजह से ये 2021 की इलेक्शन जीते। एक षड्यंत्र किया कि इलेक्शन में जीत नहीं सकते थे, केस किया गया, जिसको अरुण जी कहते हैं कि फुली कहते हैं कि मैं उस केस के पीछे था। तो नटशल में मैं यही बोलूँगा, मैं कमिटेड हूँ चैम्बर की उन्नति, प्रगति और सुरक्षा के लिए, और मेंबर्स की भी। और साथ ही साथ नई पीढ़ी से मेरा वादा है, मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना और उनके लिए रास्ता खोलना। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया राकेश जी। तो जो मेन एलिगेशंस राकेश जी के पर लग रहे हैं, आज हमने सोचा कि इस वीडियो में स्पेसिफिक उन एलिगेशंस की ही बात करें, और राकेश जी ने उस पर क्या सफाई दी है आप सब सुन सकते हैं। धन्यवाद जी, राम राम।